तो बेसिकली जो सिलेबस यूपीएससी का गढ़ा गया है, इसमें दो सेगमेंट्स हैं। कई बार हम इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि भाई हमें किताब, सर मुझसे ज्यादातर लोग यही पूछते हैं, सर बुक का नाम बता दीजिए, सर बुक का नाम बता दीजिए। मुझे आश्चर्य होता है कि स्टूडेंट मुझे ये क्यों नहीं कहता कि सर सिलेबस पे मेरी पकड़ जो है वो नहीं हो पा रही है, मुझे सिलेबस समझा दीजिए। किताबें तो हजार पड़ी हुई हैं, किसके पास आज किताबें नहीं? इंटरनेट पे आप क्लिक करके देखिए, आपको किताबें मिल जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। अब यूपीएससी के सिलेबस में आपके पास दो हिस्से हैं, एक सन 2011, सन 2013 2013 और इसके बाद का हिस्सा, और इससे पहले का हिस्सा। 2011 से पहले हमारे यहाँ सीसैट नहीं हुआ करता था, उसका सिलेबस का ओरिएंटेशन अलग था। उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स आई, वीरप्पा मोइली की कमेटी बनी और तमाम जो है रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, और उसमें लगा कि नए जमाने के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को तैयार करना है। अब जरा ध्यान से मेरी कहानी को सुनिएगा कि क्या है। सरकार का टॉप लेवल एक कमेटी की गठन करता है, कई कमेटियां बनती, एक ही नहीं, होता कमेटी हो गई, बासवान कमेटी हो गई, वीरप्पा मोइली में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, और वहां सरकार थिंक करना शुरू करती है, यार हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के हिसाब से सही नहीं है। इसमें हमें कुछ नए लोग ऐसे चाहिए जो नई सोच के हों और भारत की नई चुनौतियों, याद रखिएगा जो न्यू प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से सोच सकें, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकें, उसके हिसाब से जो है वो क्विकली जो है वो इनपुट दे सकें। साथ ही साथ सेकंड जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वीरप्पा मोइली का, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में शुचिता, इंटीग्रिटी, एथिक्स होना चाहिए, डिसीजन जो है न्यायपूर्ण लिया जाना चाहिए। हमारे संविधान की जो मूल तत्व है जिसमें हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, वो जस्टिस प्रिवेल हो जाना चाहिए। अमीर और गरीब के अंतर को खत्म करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है ये हमारी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो पुरानी होती चली जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा ठहराव आ गया और नई तरह की चैलेंजेस वो हम जो है वो नहीं मिटिगेट कर पा रहे हैं। पहले के समय में इस तरह के साइबर क्राइम नहीं हुआ करते थे, बच्चों को उनके मोबाइल में घुस के उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, पोर्नोग्राफी इतनी ज्यादा नहीं थी, इस तरह के जो ब्राइब इतने बड़े पैमाने पर जो नहीं होते थे, हवाला का रूट इतना ताकतवर नहीं हुआ करता था। तो अभी जो चैलेंजेस हमारे सामने वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, राइट। अब ये जो सोच एक आई, सोच ने एक नए बदलाव की तरफ परंपरा उस पर रखा, और 2011 और 2013 में दो बड़े बदलाव किए गए। 2011 में प्री में बदलाव किया गया, जहां पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, इस तरह के नए कॉन्सेप्ट लेकर आए गए, और जीएस में भी बहुत से बदलाव किए गए जिसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके पश्चात जो हमारा अगला सेगमेंट शुरू हुआ वो सेगमेंट 2013 में हुआ। मेंस में भी जबरदस्त बदलाव किए गए, जहां पहले जो है वो ऑप्शनल के 2 पेपर हुआ करते थे और 1200 मार्क्स के हुआ करते थे, स्टूडेंट रट के भी जो है वो निकल जाता था, कोई कहने वाली बात नहीं थी, और जीएस का बहुत ही कम योगदान था। वहां पर जो है वो जीएस के पेपर को 1000 मार्क्स में कर दिया गया, एसए को 200 से उठाकर 250 कर दिया गया, और जहां पर बहुत बड़े सेगमेंट में बदलाव किए गए और एथिक्स, इंटीग्रिटी जैसा नया पोर्शन लेकर आया गया, गवर्नेंस जैसे नए टॉपिक को लेकर आया गया, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लेकर आया गया, आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को इसमें इनपुट दिया गया, ई गवर्नेंस के ऊपर जो है वो बातचीत की गई, कला और संस्कृति को और ज्यादा विस्तार दिया गया, भूगोल में खासतौर पे जो दक्षिण एशिया जहां जिसका हम पार्ट हैं, जिसके रिसोर्सेज को हमें यूज करना और जिसके इतने चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। ऐसा करके जो है वो एक बहुत बड़ा डायमेंशन तय किया गया, क्योंकि जो वर्ड था वो ये था, जो उस समय के जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे वो ये कहते हैं 21वीं सदी में भारत के समक्ष, अब मेरी बात को बहुत गौर से समझना, भारत के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी, राइट। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अभी मैं आपको आपका ओरिएंटेशन बताता हूं कि बेसिकली मेरा ओरिएंटेशन क्या है, राइट। 21st सेंचुरी में भारत की चुनौतियां। अब आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो और आप समझना चाहते हो कि ये बेसिकली जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से चैलेंजेस हैं, हर समय हर जो है चैलेंज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने कम रिसोर्सेज हैं, गरीबी, भुखमरी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। और दो काम उसने कहा, पहली बात आपको पता होना चाहिए वो चैलेंजेस क्या हैं, दूसरा आप इसको मिटिगेट करने के लिए इसके सॉल्यूशन पर भी आप विचार करेंगे। यही यूपीएससी है, ये 2 पॉइंट में ही यूपीएससी की चाबी छुपी हुई है।
यानी 21वीं सदी में भारत के समक्ष की चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और दूसरा सॉल्यूशन क्या है। अब जब मैं इनकी लिस्टिंग करने के, जब मैं मेरे क्लास में कॉन्सेप्टर के बच्चे आते हैं और जब मैं क्लास शुरू करता हूं, चाहे फाउंडेशन चाहे कॉन्सेप्टर की, तो मैं उन्हें 1 या 2 दिन जो है वो इसके बारे में डिस्कशन करता हूं, इंडिया के चैलेंजेस, और फिर इनको लिस्ट बनाने के लिए कहता हूं। जब वो लिस्ट लेकर आते हैं मेरे सामने तो उसमें बहुत सा डिविएशन होता है। कई बार उन्हें पता नहीं होता कि बेसिकली हमें चैलेंजेस को डील कैसे करना है। तो बेसिकली यहां पर जो है, जो सिलेबस है आपका, सिलेबस सिलेबस क्या है? यूपीएससी का गाइडिंग फोर्स मैपिंग है ये। उनको क्या चाहिए? उनको ऐसे अधिकारी चाहिए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए बेसिकली, जो इंडिया की इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में सक्षम हो या उस पर सोच विचार कर सकें, सरकार के साथ मिलजुल कर काम कर सकें। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी लर्नर जो है वो होने चाहिए। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए मैं कैसे सोच सकता हूं? 2 बातों को आप ध्यान से समझना, और वो हमें पता चलता है यूपीएससी के सिलेबस से। यूपीएससी का सिलेबस ही आपका बाइबल है, आपका कुरान, गीता, ये सब कुछ है, आपका धर्म ग्रंथ है, और इस सिलेबस में ही मेरी चाबी छुपी हुई है। बस वो कहता है कि इस सिलेबस को पढ़ो, इसको एनालाइज करो, इसको सिंथेसाइज करो, और आप जो है वो विश्लेषण करके निकालो कि मेरा ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, तो उससे वो उसकी उम्मीद करता है कि जब आप सिलेबस को ध्यान से स्टडी करोगे तो भारत की चुनौतियों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में जो है वो आपसे पूछा जाएगा, वो जो यूपीएससी चाहता है। ध्यान रखना, ऐसे अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं तो एक समाजशास्त्री तो बहुत कुछ चैलेंजेस देखता है, बहुत से चैलेंजेस देखता है, लेकिन आपको समाजशास्त्री की तरह नहीं देखना है। अगर एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन की बात करें तो वो अलग तरीके से चैलेंजेस देखता है। एक ज्योग्राफर की बात करें तो वो अलग, वो केवल ज्योग्राफी के चैलेंजेस देखेगा। नहीं, यूपीएससी कहता है कि हम आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, या आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे हो, एथिक्स, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की बात हो, इन सभी पर मेरे जो इनपुट्स हैं वो क्या है, वो आपको कहां से पता चलेंगे? सिलेबस से। और एक बार आपने सिलेबस में उस इनपुट को अच्छी तरीके से समझ लिया, राइट, अच्छी तरीके से समझ लिया कि बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं, देन यू विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स। उसके बाद ही आपकी किताबें आपके काम आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले क्या बताया, यूपीएससी के लिए ना तो कोई मैगजीन है, ना तो कोई बुक है, ना यूपीएससी ने कभी अपने पूरे नोटिफिकेशन में 126 पेज के किसी भी बुक को कभी गलती से भी रिकमेंड किया हो। वो कभी सोर्स रिकमेंड नहीं करता, यानी उसमें के लिए सब कुछ ओपन है। अब आप एक बिगिनर हो, आप कितनी चीजें पढ़ पाओगे, आप ही मुझे बताओ। तो आपको सबसे पहले किसी भी चीज पर अगर ध्यान रखना है तो पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम पढ़ने के सिलेबस के 2 तरीके हैं। एक, जैसे मैं अक्सर जो है वो पीडीएफ सेंड करता रहता हूं कि भाई आपने पेपर 1 में पढ़ लिया, पेपर 2 में पढ़ लिया। एक, उसके अंदर के हिडन डॉक्यूमेंट्स, यानी इसके अंदर छुपा हुआ मुद्दा क्या है, जिसको जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज जो मेरा सेगमेंट शुरू हो रहा है वो बेसिकली इसी के साथ शुरू हो रहा है। दूसरा, आप सभी ने यह सुना होगा कि अगर आपको यूपीएससी में सफलता पानी है तो करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पे आपकी कमांड होनी चाहिए। बट एक न्यूज़पेपर में जाने कितनी खबरें आती हैं, 16 पेज, 22 पेज अलग अलग न्यूज़पेपर में, और इतनी खबरों को हम डेली कैसे कवर कर सकते हैं? उसके लिए आपको न्यूज़पेपर का जो पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली मेरे काम की खबर कौन सी है। क्योंकि आपको अब कुछ समय तक के लिए, जब तक आप यूपीएससी में सफल नहीं हो जाते, जब तक आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन के नहीं निकलते, और जब तक आप लबासना नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको करना क्या है? तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खबरें ही पढ़नी है। आपकी रुचि क्या है, आप कितना खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या, ये सब थोड़े समय के लिए रोक कर आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। आपको जो लड़ाई लड़नी है वो बेसिकली टाइम से लड़नी है। जिस समय आप तैयारी कर रहे हैं उसी समय आईआईटीएन भी तैयारी कर रहा होगा, जेएनयू का जो है वो एक स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा होगा, कोई जो है पिछले साल जिसने जो है आईआरएस क्वालिफाई किया होगा यूपीएससी में, वो इस बार अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा होगा। यानी आपको अगला जो काम करना है वो अपना समय बचाना है, और समय बचाने के लिए मुझे हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे मेरे हाथ में जो भी डॉक्यूमेंट है, मुझे इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जितना मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या पढ़ना है। स्टूडेंट मेरे से पूछता है, सर नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी एनसीईआरटी? बता दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि एनसीईआरटी में मुझे सारी चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई है। वो 6th 7th क्लास 8th का जो है इसको एग्जाम देना है। आपको केवल अपने काम की चीजें निकालनी है। दिस इज द आर्ट ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ लर्निंग। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप
लोग कहते हैं ना साहब 2-3 साल से पहले तो यूपीएससी में जो है वो एग्जाम नहीं निकलता, वो यही कहानी होती है। उनको साल 2 साल बाद पता आता है कि यार हमसे बेसिकली गलती हुई कहाँ थी और हम क्या कर रहे थे। देन वो वापस आते हैं, उसमें से कुछ लोग तो कभी वापस नहीं आते, कुछ लोग जो है जिनको लगता है कि हाँ कोई मुझे सही गाइड मिल गया या मुझे मेरी गलती पता चल गई, वो वापस आते हैं और वापस जो है वो अपनी तैयारी को सही तरीके से फ्रेम करते हैं। लेकिन ये काम हम पहले दिन से क्यों नहीं कर सकते? मेरा पहला प्रयास आपके सामने यही है